Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Hassan and you are watching my channel Professor Hassan Humayun. सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरे लेक्चर्स की वीडियोस से पॉलिटिकल साइंस के पेपर और पाक स्टडीज़ के पेपर की तैयारी की और उनके दोनों पेपर्स बहुत अच्छे हुए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। बेटे आज हम क्लास थर्ड ईयर बीए के सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर इंग्लिश की तैयारी करेंगे। मैं आपको वो तमाम क्वेश्चंस बताऊंगा, चाहे वो क्वेश्चंस पोएम्स के हों, वो शॉर्ट स्टोरीज़ के क्वेश्चंस हों। मैं आपको 2 डायलॉग बताऊंगा, इंशाअल्लाह उनमें से एक डायलॉग मुझे 100% यकीन है कि ज़रूर पेपर में आएगा। ना सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस का बताऊंगा बल्कि मैं आपको तैयारी भी करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोएम्स के स्टैंजा को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने शॉर्ट स्टोरीज़ के कौन कौन से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपने पोएम्स के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपने प्ले के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बेटे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं स्पोकन इंग्लिश का भी प्रोफेसर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीए की इंग्लिश कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरी बुक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैजिकल इंग्लिश। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये पेपर्स के बाद फ़ारिग होके स्पोकन इंग्लिश की मेरी बुक भी लें। मैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भिजवा चुका हूँ। 25 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखिए। मैंने 19 फार्मूले बनाए हैं। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वर्ड्स ऑन द प्रॉपर प्लेसेस एंड यू कैन स्पीक थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस इन अ डे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं प्रोफेसर हसन आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको स्टैंजास गिवन होंगे। आपने 5 में से 3 की एक्सप्लेनेशन करनी है। इनमें से अमूमन जो 3 स्टैंजास हैं ये बेटे पोएम्स में से होंगे, और आपने जो पोएम की एक्सप्लेनेशन करनी है मैं आपको उसका मेथड भी बताऊंगा और वो तमाम स्टैंजास बताऊंगा जो पेपर में आएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली जो हमारी पोएम है वो है लैयर, फ्री टाइम बाय विलियम डेविस। पहले मैं उसका स्टैंजा पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसका रेफरेंस लिखना है, कैसे इसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है आपने। मैं प्रोफेसर हसन आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह हर बच्चा ये इंग्लिश का पेपर मेरी वीडियो को देखने के बाद पास कर सकता है। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। जो मैं आपको सवाल बताऊं, जो मैं आपको मेथड बताऊं, जो मैं आपको टेंसेस बताऊं, आपने सिंपल इंग्लिश लिखनी है, गलती नहीं करनी है। आपने मुश्किल लफ्ज़ों में नहीं पढ़ना। आपने सेंटेंस का ग्रामेटिकली हर चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंजा नंबर 1। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. सबसे पहले आप लिखेंगे रेफरेंस। बेटे आपको 5 में से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोएम्स में से अटेम्प्ट करने हैं। मैं बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ बीए की इंग्लिश में यही कहता हूँ कि पोएम्स का पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 3 स्टैंजास अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने 3 में से 2 क्वेश्चंस पोएम्स में से अटेम्प्ट करने हैं। सबसे ज़्यादा पेपर में मार्क्स पोएम्स के पोर्शन में से हैं। आपने पहले रेफरेंस में क्या लिखना है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लैयर बाय विलियम डेविस। ये आपका हमेशा रेफरेंस होगा। उसके बाद आपने लिखना है कॉन्टेक्स्ट। बेटे आपने इसमें बतानी है समरी, थीम ऑफ द पोएम। जैसे कि लैयर में पोइट ये कहना चाहता है, द पोइट वॉन्ट्स टू से डैट वी हैव नो टाइम टू सी एंड स्टेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। Allah has given us many objects of nature. There are uncountable objects of nature and we are busy in our dull and boring life. We work from morning till night like machines and we are busy. We are indulging in different chores
and we are busy in our domestic works. We have no time. That is really disgusting. He says that we should allocate some time for looking and observing the objects of nature. ये आप इसके थीम में बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ एक्सप्लेनेशन की। अपनी बुक्स को बंद कर दें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो की मदद से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आप ये पेपर परसों वाला पास करेंगे। मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है, इन लाइंस का बताना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पोएम के बारे में भी बता दूँ। एक उसने पहले पोइट ने बात की ट्रीज़ के बारे में। वी हैव नो टाइम टू सिट अंडर द बोज अंडर द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़, ये वाला सेंसा भी आ सकता है। And he says that cows and sheep are better than us. They sit under the shadows of trees. मैं बिल्कुल सिंपल बोल रहा हूँ, मैं सादा बोल रहा हूँ। टेंसेस जो बच्चे को, जिसकी इंग्लिश बहुत ही वीक भी है ना, वो भी पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकता है। वी डू नॉट सिट अंडर द ट्रीज। ट्रीज गिव अस वेजिटेबल्स, fruits, trees give us shadow, trees give us oxygen, but we are so unlucky people, we do not have time to sit under the shadow of the trees. उसके बाद उसने बात की, जो अब स्टैंजा आपसे पेपर में पूछा गया है, स्क्वारल की बात की, गुलहरी, और उसने सनलाइट की बात की। अगर ये स्टैंजा पेपर में आ गया, रेफरेंस में आपको बता चुका, कॉन्टेक्स्ट में आपको बता चुका, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ। इन दीज लाइन्स द पोइट वांट्स टू से दैट व्हेनेवर वी पास थ्रू द फॉरेस्ट देयर इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट एंड चार्मिंग सीन, देयर इज़ अ स्क्वारल एंड इट takes a bite of the nut and then it hides it into the soil. That is very beautiful and exquisite scene, but we have no time to see that beautiful scene. उसके बाद उसने बात की सनलाइट की। वो कहते हैं the poet says that when the sunlight comes on the sea, on the stream, and it shines, it reflects the sunlight and it looks like as the stars shine इन द स्काई एट नाइट। ऐसा लगता है जैसे आसमान पर तारे चमकते हैं रात को, ऐसा ही लगता है जब पानी को रिफ्लेक्ट करता है, पानी सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। आपने इन लाइंस में ये लिखना है। नेक्स्ट है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आई बिगेन, अ पुअर लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। इसमें उसने चौथी बात की। अगर ये वाला स्टैंजा जो मैंने अब पढ़ा आ गया, रेफरेंस वही है, कॉन्टेक्स्ट वही है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, इन दीज लाइन्स द पोइट वांट्स टू डिस्कस अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ गर्ल and she is very beautiful. Her smile starts from her eyes. When she smiles, it starts from her eyes and she dances and she takes steps. That's a beautiful sight, but we have no time to see that beautiful girl. इसमें आपने इस पर बात करनी है। ये जो मैंने वर्ड्स बोले आपने सेम टू सेम पेपर में लिख के आने हैं। नेक्स्ट आपकी पोएम है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बेटे आपकी थर्ड पोएम है जिसमें से आपने स्टैंजा तैयार करना है। पैट्रियट इनटू ट्रेटर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द, इट इज़ एक्चुअली अबाउट द करंट अफेयर्स ऑल्सो। पैट्रियट इनटू ट्रेटर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसके दो स्टैंजास मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटे, गौर से आपने सुनना है। आपको पेपर में ये पता चलना चाहिए कि ये कौन सी पोइम में से आया है और आपको पोइट का नाम याद होना चाहिए। देयर इज़ नो बॉडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, जस्ट अ पेलसाइड फ्यू एट द विंडो सेट फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ एट द शैम्बल्स गेट और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफल्ड्स फुट आई थ्रो। What will be the reference? These lines have been taken from the poem Patriot into Traitor by Robert Browning. Context, आपने theme क्या बताना है? Actually, the poet wants to say that sometimes the politicians do not fulfill their promises.
they make the promises, they will help the poor people, they will clean the society, they will finish and eradicate all the problems of the people, they will decrease द डियरनेस, दे विल डिक्रीज़ द इन्फ्लेशन, महंगाई को ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर देंगे, सफाई का इंतज़ाम करेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट फुलफिल देयर प्रोमिसेस. एंड देन in the beginning people welcome them, people throw flowers in their ways, people welcome them from their roofs, and then the time comes when people throw stones at them. इस स्टैंजा में आपने ये तो आपने थीम बताया, एक्सप्लेनेशन आपने इसकी क्या लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द पोइट इन दीज लाइन्स द पोइट एक्सप्लेन्स दैट देयर इज़ nobody in his way to welcome him. Some people are sitting on the windows and they are not for welcoming him. Actually they cannot walk, they are paralyzed. वो मजदूर लोग हैं, they cannot walk properly, and that's why they want to become the eyewitness of his tragic end. They want to become the eyewitness, बहुत important बात है, of his tragic end. वो उसका तमाशा देखना चाहते हैं. they want to see him in the punishment, and he has to go to the shambles gate. उसको अनकरीब फांसी पर लटका दिया जाएगा. और ये जो मजदूर लोग हैं उसको वेलकम नहीं करने के लिए बैठे हुए, दे वॉन्ट टू बिकम द आई विटनेस ऑफ हिज ट्रेजिक एंड. ये उसको देखना चाहते हैं, उसकी तकलीफ़ को, उसकी अजियत को, उसकी जो हालत है इस वक्त, उसको देखना चाहते हैं, जिसको गद्दार करार दे दिया गया है. ही हैज़ बिकम द ट्रेटर, ही हैज़ बीन लेबल्ड ट्रेटर. देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही वॉज कॉल्ड द पैट्रियट, द बिलव्ड ऑफ द होमलैंड. बट नाउ he did not fulfill his promises. Now he has been labeled as traitor. अब उसको लोग देख रहे हैं, और वो मजदूर लोग हैं सिर्फ, और कोई उसके इस्तकबाल के लिए नहीं है, कोई उसके ऊपर फूल निछावर नहीं कर रहा. नेक्स्ट स्टैंजा भी आपने इसी का तैयार करना है बेटे. And thus I entered and thus I go. In triumph people have dropped down dead, paid by the world what those thought of me God might question now. Instead the God shall repay, I am safer so. He says that people threw stones at me. मैं एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, रेफरेंस वही है, कॉन्टेक्स्ट वही है. People disliked me at the end. There was a time when they welcomed me with a smiling face, with the flowers on my way, but now they are throwing stones at me. But he is satisfied. He says that I will take the reward from Allah. I did good deeds in my career of politics, but people did not admit it. They didn't accept my all these good activities, my achievements. But now he is satisfied, he is contented, he will take the reward from Allah. In these lines you will have to write about this much. अब बेटे हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पोएम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ये है वन आर्ट. बाय एलिजाबेथ बिशप. बेटे मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 आपके 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट होने चाहिए, इंशाल्लाह हो जाएंगे. आपने क्या करना है, आपने पोएम को पढ़ के उसका आपको नाम पता चलना चाहिए और आपको पोइट का नाम पता होना चाहिए. वन आर्ट के रेफरेंस में आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वन आर्ट बाय एलिजाबेथ बिशप. ये एक पोइटेस है. कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे शी वॉन्ट्स टू टीच अस दैट द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ ईजी. we can become the master of art of losing. And there are many troubles and hurdles, obstacles in our ways, in our life. We should not be worried, we should ignore them, we should neglect them, we should think about the present and the future, we should not think about the past. वो फिर अपनी एग्जाम्पल्स देती है, मैंने डोर कीज़ को खो दिया, मैंने सिटीज़ को खो दिया, मैंने रीम्स को खो दिया, हत्ता कि मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया, लेकिन मैं परेशान नहीं हुई. हमें ये मैसेज दिया जा रहा है, वी शुड नॉट बी वरिड आफ्टर लूजिंग एनीथिंग, एंड इट इज़ एन आर्ट to lose anything, and you should not be disturbed, you should not be worried, you should not be worried after losing anything in your life. Troubles, obstacles, hurdles will come, but you should face them with a smiling face. ये आपने कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. मैं बात करूँगा एक्सप्लेनेशन की लाइंस की आपसे बेटे.
even losing the joking voice, a gesture I love, I shan't have light. It's evident the art of losing not too hard to master, though it may look like like a disaster. वो कहती है मैंने अपनी सबसे पसंदीदा चीज़, शी इन दीज लाइन्स शी एक्सप्लेन्स दैट शी लॉस्ट हर लव and her gesture and her smiling face, and I was not worried. And she says to us that if you lose anything you should not be worried. It is not hard to become the master of losing anything. It's an art. When you lose anything, when you face the difficulties, problems, hurdles in your life, you should not be worried. If you face the disease, if you suffer from disease, you should not be worried. Think about the future and you should be contented. Your worries, your problems will be decreased, these will be vanished, these will be abolished. इसमें आपने बेटे ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Human beings perform tasks in hurry, but the death was not in hurry. She was not in haste. I was in haste, but death was not in haste. Death was waiting for me, and I left everything for the civility of the death. मैंने सब कुछ छोड़ दिया. My layer, my works, my daily routine works for death. वो कहती है कि death जो है ना, death will come at the end. Death is the last stage actually, and we will have to face the death. We cannot escape from the death. इसके बाद आपने बेटे तैयार करना है इसमें से वी पास द स्कूल. बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेटे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इसका. वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रिसेस इन द रिंग. वी पास द फील्ड ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन. वी पास द सेटिंग सन. बेटे उसने सिमिलीज यूज़ की इस स्टैंजा के अंदर. सिमिली मीन्स आपको उसने कंपेयर किया है. एमिली डिकिंसन कहती है दे पास थ्रू द स्कूल. स्कूल मतलब चाइल्डहुड. ग्रेजिंग ग्रेन मीन्स यूथ, एंड सेटिंग सन मीन्स ओल्ड एज. She says that when she was a school going girl and they passed through the school, she was in her childhood, death was waiting for her. Then she become the young girl and death was waiting for her. She uses the simile of grazing grain for her youth. Then she uses the simile of setting sun for her old age. And death was very kind to her, very polite to her, and death was waiting for her. Death was not in haste, and we the people are in haste. We do our work hurriedly, but death was not in hurry, and it was waiting for her. इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एक पोएम की. अब बेटे मैं आपसे डिस्कस करूंगा आखिरी स्टेंजा जो आपने तैयार करना है. लाइट्स आउट बाय एडवर्ड थॉमस. डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बेटे मैं आपसे ये उर्दू में भी सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन वाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश. एक्चुअली आई वॉन्ट टू गिव यू द सेम वर्ड्स. यू विल हैव टू एलेबोरेट एंड डिफ्रेंशिएट. यू विल हैव टू राइट all these lines word to word. Just you will have to use your mind. All the things should be conceptually clear. आपको अपने वर्ड्स में मेरे वर्ड्स को भी आपने लिखना है. इसी तरह पेपर में लिखने रट्टा कभी नहीं लगाना आपने. लाइट्स आउट बाय एडवर्ड थॉमस. सबसे पहले आपने लिखना है रेफरेंस. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लाइट्स आउट बाय एडवर्ड थॉमस. इसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट. इसमें आप क्या बताएंगे. एडवर्ड थॉमस सेज दैट sleep is like a deep forest, and he says that if there is a king or a servant, black or white, honor
और मेड, रिच और पुअर, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, everyone has to go in that forest of sleep. If you perform different duties in a day from morning till night, you are a very busy person, and at night if you are feeling fatigue, if you are restless, if you are a tired person, willingly or unwillingly you will have to go in that forest. And actually sleep is a metaphor for death actually, and I will discuss. That was the context actually for this, that was the main theme of that poem. Now I will discuss explanation. Me a road track that since the dawn's first crack up the forest brink deceive the travelers suddenly now blurs and in they sink. He says that in that forest everyone has to go. In the morning when the dawn comes, we start our works, we start our different chores, we go to the school, we go to the college, we go to the university, we go to the office, we work. And the women work in the home, they cook the food, they dry their baby, they fry the chicken, they clean the floor, they do domestic chores, domestic duty, they clean the floor, they do domestic chores, domestic duties. And in the night when we feel tiredness, every traveler, every passenger, every driver, everyone will have to go in that forest of sleep. We cannot escape from sleep. If you attend the party, the time will come and you will say that now it is enough, I want to sleep, I want to take a rest. Now you will have to finish your worries, your troubles, your thinkings about everything, about your love, about your mother and father, about your parents, about your children, about your wife, about all the things you will forget to think, and you will sleep, you will take a rest. You will have to go in that forest which is deep, which is unfathomable, which is unmeasurable. That is a very important one. देर इज़ नॉट, अगला सेंसा बेटे इसी का पढ़ रहा हूँ. देर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन. आई मस्ट enter and leave alone, I know not how. He says that if you like to study the book, if you like to read the book, if you like to meet your lover, if you want to spend a time, if you want to get a company of your lover, of your beloved friend, but the time will come when you are feeling tiredness, you will have to go in that forest after leaving all the books, all the lovers, all the friends behind. That is the main idea of these lines. बहुत important, आप इसको भी तैयार करना है. बेटे जैसे कि मैंने अपने लेक्चर के शुरू में आपको बताया था, देयर आर 2 क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम. द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू एलेबोरेट 3 स्टैंजाज, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 आउट ऑफ 3 यू विल हैव टू एक्सप्लेन, यू विल हैव टू आंसर 2 क्वेश्चंस अबाउट द पोएम्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पोएम्स की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. पहले मैंने आपसे स्टैंजाज की बात की, डायलॉग की बात की. वुमेन वर्क में से आपने क्वेश्चन तैयार करना है. सॉलिटरी रीपर ये आपने ज़रूर तैयार करना है. न्यू ईयर रेजोल्यूशन, पैटर्ड इनटू ट्रेटर, डिपार्चर एंड अराइवल, लाइट्स आउट, स्नेक, पॉइजन ट्री, वैनिशिंग विलेज, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, लेयर, हॉक्स मोनोलॉग एंड द रेबल. इसमें से आपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं. बेटे बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब मैं आपको बताता हूँ आपने कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज में से क्वेश्चंस तैयार करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट स्टोरीज में से होगा द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. उस्ताद मंगू टांगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. ही हैड अ मिसकंसेप्शन अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग हैड बीन चेंज्ड. ये आपने तैयार करना है. नंबर 2 है द डचेस एंड द ज्वेलर, द हैप्पी प्रिंस, टेल टेल हार्ट, द नेकलेस, टेक पिटी, द किलर एंड द रेपचिनीज डॉटर. ये आपने तैयार करने हैं. 8 स्टोरीज में से क्वेश्चंस तैयार करने हैं. और बेटे इसको आपने ज़रूर देखना है, तैयार करें इसको, अपने थीम को देखें. जो आपको बात समझ नहीं आती आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट करें, मेरा नंबर भी आपके पास है, मुझे आप कॉल करें, मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, मुझे बताएँ प्लीज़.
Now, dear students, I will discuss the questions about one act plays. In the beginning, I told you about the questions and stanzas about poems. Then I discussed with you about the short stories, and I discussed the dialogue. Now I will tell you about the one act plays. The one number one is something to talk about, the most important one, and the second one is the boy comes home, a very important one. आपने इन दोनों के questions तैयार करने हैं.